हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का द डायमंड एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे बनने वाले बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन हम आगे सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? सिंपल तरीके से आप देख सकते हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी सरफेस पे या किसी भी जगह पर किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज किस तरीके से बटा हुआ है उसको हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है किसी लेंथ पर हो जाए, जैसे यहाँ पर चार्ज को मैं दे दूँ, या किसी सरफेस पे भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, या कहीं किसी वॉल्यूम पे भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से हम बोल सकते हैं। पहला हमारा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा हम बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है ऐसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर हर जगह एक जैसा बटा हुआ हो। तो कहीं पर भी चार्ज अगर एक जैसा बटा हुआ है, हर जगह सेम चार्ज है, तो उसको हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये सभी जितने भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये वाला शेप देखो, चाहे इसे देखो चाहे इसे देखो, यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह सेम है और सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। तो यहाँ पर ये कोई भी सरफेस है, सीट जैसा है, तो सीट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये किसी रॉड पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ ये किसी स्फीयर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हर जगह चार्ज का सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म कब होगा? जब हमारे पास कोई शेप इस तरीके से आ जाए कि वहां पर कहीं पर थोड़ा सा शार्प पॉइंट आ जाए या कर्व जैसे आ जाए। तो जहां पर कर्व आ जाए या शार्प जैसे पॉइंट आ जाए तो वहां पर डेंसिटी जो होती है चार्ज की वो ज्यादा आ जाती है ना। तो आप देख सकते हो, व्हेन ए चार्ज इज नॉट अक्यूमुलेटेड इन सम पार्ट्स बट इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली, मोर चार्ज इज अक्यूमुलेटेड एट द कर्व्स एंड शार्प पॉइंट। तो शार्प पॉइंट पे और कर्व्स जहां पर होते हैं वहां पर ज्यादा चार्ज आता है। आप देख सकते हो इस एग्जांपल में, तो जहां पर कर्व है तो यहां पर ज्यादा चार्ज की डेंसिटी होगी, जहां पर कर्व नहीं है वहां पर चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब मैं इसे क्या बोलूंगा, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आप इस तरीके से भी देख सकते हो, जैसा मैं कुछ इस तरीके से बना दूं, ये कोई हमने ऐसे करके बना दिया है। तो आप यहाँ पर देखो, चार्ज अगर यहाँ पे आप दो बाहर से, तो इन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखो यहाँ से यहाँ तक सेम होगा, बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर ये पास पास में आते जा रहे हैं, शार्प पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर चार्ज की जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, तो इधर पास पास आ जाएगा चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे मैं क्या बोल सकता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो सिंपल तरीके से आप देख सकते हो, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, चार्ज एक तरीके से है, हर जगह एक जैसा बटा हुआ है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, वो अलग अलग तरीके से है, कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पर कम हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा चार्ज डेंसिटी। तो जो चार्ज डेंसिटी होती है कि चार्ज कहाँ पर कितना बटा हुआ है, कहाँ पे चार्ज कितना है। चार्ज डेंसिटी तीन तरीके की होती है। पहली कौन सी होती है हमारी? फर्स्ट है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी वन बाय वन हम सभी को समझेंगे ये होती क्या है। दूसरी हमारी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है उसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। और तीसरी जो डेंसिटी है वो है हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होती है उसे हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कितनी तरीके का होता है बार चार्ज डेंसिटी? तीन तरीके का है। चार्ज कितने तरीके से बटा जा सकता है? तो पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो तीन तरीके से है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से रिप्रेजेंट किया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने रो से रिप्रेजेंट किया है। अब ये तीनों होते क्या हैं, इनको हम अलग अलग वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया तीन तरीके से है, वन बाय वन हम इन्हें समझेंगे। देखिए भाई, समझते हैं वन बाय वन। तो पहला हमारा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती क्या है, इस चीज को समझते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब ये हो जाएगा, चार्ज
पर यूनिट लेंथ। तो किसी भी लेंथ पर कितना चार्ज है उसे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल देंगे। तो मैं लिख सकता हूं इसमें, देखो क्या लिखूंगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब ये है कि चार्ज का कहीं पर किसी भी लेंथ पर, जैसे ये मेरे पास रॉड है, इस रॉड पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया जाए तो इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो रॉड पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और कितना है, अगर डेंसिटी निकाली जाए तो लैम्डा बराबर आ जाएगा Q अपॉन, अगर इस रॉड की लेंथ में L मान लूँ तो Q अपॉन L हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। तो इस तरीके से हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी निकल के आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं दूसरा निकालूं, हमारे पास दूसरा है, सेकंड नंबर है सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन सी है भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैं क्या बोलूंगा, देखो कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हो रहा होगा, सरफेस पे। इधर कहाँ पर हो रहा था, किसी लाइन पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, किसी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, या सरफेस पे होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या बोल देंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आ जाएगा Q अपॉन A। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। तो इस तरीके से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को भी इजीली निकाल पाएंगे। अब देखो इसे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। एग्जांपल में क्या लूँगा, किसी सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो एक हमारे पास में शीट है, यहाँ पर मैंने एक कोई भी शीट ले ली, और इस शीट पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, यहाँ पर मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, इसको हम बोल देंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन A आ गया है। क्लियर है। तीसरा जो है हमारा थर्ड मैंने बताया था आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर्मूला अगर मैं निकालूं तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई, रो इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहाँ पर वॉल्यूम में कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कोई हमारे पास स्फीयर है, उस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस के अलावा उस पूरी बॉडी पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो इसको हम क्या बोल देंगे, चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से हम रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे Q अपॉन V से आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को भी देख सकते हैं। तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखो। लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहाँ पर होगा, इस चीज़ को देखो। ये कहाँ पर हो रहा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये क्या है भाई, चार्ज पर यूनिट एरिया। और ये क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं इन्हें निकालूं तो 1 बाई 1 मैं इन्हें इजीली निकाल सकता हूं। इसका फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। ये क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। और ये क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है। अब अगर मैं इनके यूनिट निकालूं, देखो पहले इसकी अगर मैं यूनिट निकालना चाहूं तो यूनिट कितनी आएगी, यूनिट आ जाएगी, चार्ज की यूनिट कितनी होती है, कूलाम। तो क्या आ जाएगा, कूलाम अपॉन मीटर। तो कूलाम पर मीटर आ गया। अगर मैं सिग्मा की यूनिट निकालना चाहूँ तो इसकी यूनिट अगर मैं निकालूँ तो यूनिट कितनी आ जाएगी भाई, चार्ज की कितनी होती है, कूलाम अपॉन एरिया की कितनी हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं इसकी यूनिट निकालूँ तो ये कितनी आ जाएगी, फॉर्मूला क्या है, Q, यानी चार्ज की कितनी होती है, कूलाम अपॉन वॉल्यूम की कितनी होती है, मीटर क्यूब। तो इसकी कूलाम पर मीटर के क्यूब इसकी यूनिट निकल के आ जानी चाहिए। अगला हमसे पूछा जा सकता है कि डायमेंशन और बता दीजिए भाई। तो डायमेंशन भी हम इजीली निकाल सकते हैं। लैम्डा की डायमेंशन अगर चाहिए तो देखो, चार्ज की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि I बराबर होता है Q अपॉन T। तो Q किसके बराबर होता है भाई, IT के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले की मदद से Q IT के बराबर होता है
आई यानी इलेक्ट्रिक करंट, टी यानी टाइम। इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी होता है और इसका जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, ए। टी का डायमेंशन कितना होता है, कैपिटल टी होता है। तो आसानी से आप निकाल सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। यानी क्यू की डायमेंशन किसके बराबर आ जाएगी, ए टी। क्यू की कितनी आ जाएगी, ए इंटू टी, क्योंकि की किसके बराबर होता है, आई टी के बराबर होता है, ठीक है। और अपॉन में एल आ रहा है, तो एल को अगर ऊपर लेके जाओगे कितना हो जाएगा, एल माइनस वन। तो डायमेंशन कितनी आ गई, ए टी एल माइनस वन। सिमिलरली अगर मैं सिग्मा की डायमेंशन निकालना चाहूँ तो देखो क्यू किसके बराबर है, आई टी कितनी मिलेगी, ए टी। और नीचे क्या आ रहा है, एरिया यानी लेंथ है। लेंथ को अगर ऊपर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा, एल माइनस टू, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है भाई, मीटर स्क्वायर आ रहा है एरिया का। सिमिलरली आप रो की भी डायमेंशन निकाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, क्यू अपॉन वी। तो क्यू की तो सिमिलरली वही होगी, ए टी, और वॉल्यूम की कितनी होगी, L3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, L माइनस थ्री। तो इस तरीके से हम तीनों को बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बिल्कुल भी ज़्यादा सोचने वाली बात कोई है ही नहीं है, सिंपल तरीके से निकाल सकते। बस इतना ध्यान रखना है कि इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है और फॉर्मूला क्या है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आगे जाके, ठीक है। आगे कर रहे हैं, ठीक है। आप इन्हें नोट करते रहना, बाकी आपको जितने भी ये हम पढ़ा रहे हैं वो आपको हमारे द डायमंड एकेडमी के एप्लीकेशन पे पूरा ये एज नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप कर सकते हो पूरा का पूरा। आगे करते हैं, देखो ये जो अभी हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं इसी को हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लेंथ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, रॉड ले सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्क का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, डिस्क यानी सरफेस होता है उसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी जिसके पास वॉल्यूम हो तो स्पेयर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये एग्जाम्पल हो सकता है। अगर रिलेशन देखा जाए, फॉर्मूला देखा जाए तो लैम्डा किसके बराबर है, क्यू अपॉन एल। लैम्डा किसके बराबर है भाई, क्यू अपॉन एल के बराबर है। सिग्मा किसके बराबर है, क्यू अपॉन ए के बराबर है। और रो किसके बराबर आ जाएगा हमारा, क्यू अपॉन वी के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इजीली निकाल सकते हैं। यूनिट्स कितनी आ जाएगी, कूलाम पर मीटर, इसकी कितनी आ जाएगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, कूलाम पर मीटर के क्यूब। यहाँ से आप इनके डायमेंशन निकाल सकते हो, डायमेंशन अभी हमने निकाले थे। फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला ये आ जाएंगे। और जनरल फॉर्मूला आप देख सकते हो, अगर छोटी सी लेंथ पे छोटा सा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो रहा हो तो कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, या सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए, या रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं लैम्डा, सिग्मा या रो, कोई भी आ जाए आप इजीली उन्हें कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। आगे करते हैं, देखो नेक्स्ट है एक छोटा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आर। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आर क्या क्या हो जाएगी वो हमें पूछा गया है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला कितना होता है भाई, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। इस फॉर्मूले से हम इजीली डायमेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो कितना डायमेंशन आना चाहिए, चार्ज की कितनी होती है भाई, 80 होती है, क्योंकि क्यू किसके बराबर होता है, आई टी के बराबर होता है। और वॉल्यूम की कितनी होती है, L3, ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, L माइनस थ्री। तो ऑप्शन आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से L माइनस थ्री किस में आ रहा है, ये हो जाना चाहिए। देखो L माइनस थ्री आ रहा है, M0 है ही है इसमें क्योंकि M है ही नहीं है, और T की कितनी है 1 और I 1। ए लिखो, आई लिखो, मेनली आप आई की जगह अगर ए कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ A1 आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। आगे करते हैं, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे। ये जो वर्ड है एक ऐसा वर्ड है जो फिजिक्स में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि कहीं पे कोई चार्ज रखा हुआ हो, उस चार्ज के चारों ओर वाला जितना भी रीजन है,
जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाए या रिपेल कर पाए, उस पूरे रीजन को, उस पूरे एरिया को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। कौन सा फील्ड बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कोई भी चार्ज रखा हुआ है, ये मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, आपने ये तो देखा होगा कि दो चार्जेस रखे होंगे तो वहां पर फोर्स लगता है, तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, एक यहाँ प्लस क्यू है, तो वो रिपेल करेंगे यहाँ पे। तो रिपेल क्यों होता है, क्या रीज़न है? तो रीज़न ये होता है कि कहीं पर कोई भी चार्ज अगर है तो उसके चारों ओर कुछ ना कुछ ऐसा फील्ड होता है, एक ऐसा फील्ड होता है जिस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए, हो सकता है वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है वो नेगेटिव चार्ज हो, तो कोई दूसरा चार्ज अगर आ जाए तो उस पर वो फोर्स लगा सकता है। ठीक है, तो चार्ज के चारों ओर वाला वो पूरा रीजन, पूरा जो फील्ड है, ऐसा रीजन जहां पे वो किसी दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाए या रिपेल कर पाए, उस पूरे फील्ड को ही हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बहुत सिंपल तरीके से आप लिख सकते हो। क्या लिखेंगे? द रीजन अराउंड ए पॉइंट चार्जेस इन विच इट रिपेल और अट्रैक्ट या इट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑन अनदर चार्ज। तो किसी दूसरे चार्ज पे वो जो है फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाए, उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। ठीक है ना। आगे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था पहले भी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसे हम ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों में देखो बस इतना सा अंतर है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है? एक रीजन है चार्ज के चारों ओर वाला, तो चार्ज के चारों ओर वाला जो भी रीजन है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, जहां पर वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाए। इंटेंसिटी एक अपने आप में फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी। देखो क्या बोलते हैं हम इसके बारे में। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसको हम किससे पता करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा है, कम है, कितना है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, तो उस चीज़ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से पता करेंगे। जितना ज़्यादा चार्ज होता जाएगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो उस तरीके से देखेंगे वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। डेफिनेशन, अच्छा इसका आप इस तरीके से देख सकते हो। ये तो हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है। फॉर्मूला हम किस तरीके से निकालेंगे? देखो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसे बहुत अच्छे से याद रखना, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। क्या मतलब है इसका? मतलब है किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगता है या जितना फोर्स लगाता है कोई भी पॉइंट चार्ज, उस फोर्स को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ध्यान से समझो, मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज से आपको यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पे निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो इस चार्ज के कारण, क्यों चार्ज है, इसके कारण अगर मुझे यहाँ निकालना है तो कैसे निकालते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लोगे आप। वहाँ पे जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है वहाँ पर कितना चार्ज मानेंगे हम? हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानेंगे। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स लगता है उस फोर्स को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ पर कि इसका फॉर्मूला आप ये देख सकते हो कि ई किसके बराबर हो जाएगा? F/Q। ये तो इसका एक जनरल सा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट जनरल फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होगा? F/Q। क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगा भाई? वेक्टर क्वांटिटी हो जानी चाहिए। तो ये जनरल फॉर्मूला E इज इक्वल टू F/Q। यहाँ से आप फोर्स का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। F किसके बराबर आ जाएगा? Q × E। तो ये आप इस फॉर्मेट में भी याद रखेंगे और ये आगे जाके बहुत यूज भी होता है कि F किसके बराबर होगा? Q × E के बराबर। Q इज चार्ज, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात करूं तो कैसी क्वांटिटी होगा भाई? ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो रूल्स सभी वेक्टर अलजेब्रा के ही फॉलो करेगा, ये पूरा का पूरा जितने भी होते हैं। अच्छा, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, ई की यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट इसकी यहाँ से फॉर्मूला से ही निकाल सकते हो। कितनी आ जाएगा? न्यूटन पर कूलाम। कितना आ जाएगा? न्यूटन पर कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम इसकी जो है यूनिट निकल के आ जाएगी। तो यूनिट हमारी यहाँ से आ गई। या फिर आप इसका एक दूसरा भी यूनिट देख सकते हो। इसका दूसरा यूनिट भी हम निकाल सकते हैं इन टर्म ऑफ वोल्टेज।
वोल्टेज की टर्म में जो दूसरा यूनिट आएगा वो किस तरीके से आता है उस चीज़ को देखिए यहाँ पे आप ध्यान से। देखो एक फॉर्मूला हम आगे पढ़ने वाले हैं, dV बराबर होता है माइनस ई डॉट डी आर। ये मैं अभी आगे हम इसे प्रूफ भी करेंगे अगले वाले चैप्टर के अंदर। तो यहाँ से अगर मैं ई को निकालूँ तो ये वोल्टेज होते हैं, ये डिस्टेंस होता है, तो क्या आ जाएगा V अपॉन वोल्ट पर मीटर आप लिख सकते हो। मैं पूरा लिखे देता हूँ, वोल्ट पर मीटर भी आप इसकी जो है यूनिट निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से। इसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनिट बस मैंने लिखवा दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि यूनिट कहाँ से आती है। बाकी मेन तो न्यूटन पर कूलम ही आप अभी तक यूज़ कीजिएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये जो जनरल फॉर्मूला ये है, डेफिनेशन आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसे कैसे निकालेंगे। देखो ध्यान से, तो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है और ये जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज रखा है, और इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, या कोई भी पॉइंट मान सकते हो, कोई पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो देखो कैसे निकालेंगे। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पर हमेशा याद रखोगे उस पॉइंट पे कितना चार्ज मानोगे, +1 कूलम चार्ज मानोगे। फर्स्ट रूल यही ध्यान रखना है, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर पूछी जा रही है वहां पर चार्ज कितना रखोगे, हमेशा +1 कूलम चार्ज ही रखोगे, हमेशा रखोगे, ठीक है। तुरंत तो +1 आ गया। अब इस चार्ज के कारण यहां पर जितना फोर्स लगेगा वो फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर है। तो एक बार फोर्स के फॉर्मूले से आप चेक करके देखो, F इज इक्वल टू K Q1 ये हो जाएगा, इंटू Q2 ये हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाना चाहिए भाई R, यानी R²। तो ये आ गया, यानी कितना आ रहा है यहाँ पे फोर्स, KQ अपॉन R²। और ये जो फोर्स है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है, इस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये पॉजिटिव दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, और फॉर्मूला कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू KQ अपॉन R²। तो ये होता है हमारा किसी भी चार्ज के कारण। तो यूनिट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो याद रखेंगे, KQ अपॉन R² है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोल दूँ कि यहाँ पर ये चार्ज जो है वो +Q ना होके कितना हो जाए भाई, -Q चार्ज हो जाए, तो +Q की जगह -Q अगर चार्ज आ जाए और उतनी ही डिस्टेंस पे पॉइंट रखा हुआ है, कोई R डिस्टेंस पे है, अब पूछा जाए कि बताइए इस कंडीशन में क्या फॉर्मूला आएगा। तो सबसे पहला क्या मानोगे, -Q चार्ज है। जिस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी जाए वहां पर आप कितना मानोगे, हमेशा +1 कूलम चार्ज मान लोगे। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ लगेगी, यानी E का जो वैल्यू आएगा वो भी कितना आएगा, K चार्ज बिना साइन के लेना होगा फोर्स में, याद है ना आपको। जो फॉर्मूला होता है हमारा इसमें विदाउट साइन ही वैल्यू पुट करेंगे। तो अभी भी अगर आप F निकालोगे तो Q1 कितना आ रहा है, Q लिखोगे, Q2 कितना है 1 अपॉन में R², यानी ये तो वही आ रहा है जो हमने पहले देखा था। तो ये भी कितना आएगा भाई, KQ अपॉन R² आ रहा है। ध्यान से देखो दोनों को, चाहे +Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, चाहे -Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, अगर डिस्टेंस सेम है तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही आ रहा है, E इज इक्वल टू KQ अपॉन R², KQ अपॉन R²। माइनस साइन ने क्या किया है पता है, माइनस साइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की केवल डायरेक्शन चेंज हो गई है, मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम ही रहा है। तो जिस तरीके से फोर्स का साइन जो होता था माइनस चार्ज आ जाता था, उससे डायरेक्शन चेंज हो जाती थी, सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप कोई नई चीज मानो ही मत, बिल्कुल ये समझो हम फोर्स को ही निकाल रहे हैं, बस इतना है, जहां निकाल रहे हैं वहां पर आपको +1 कूलम चार्ज मान लेना है, उसी से आप करते जाओगे, ठीक है। तो किसी भी यूनिट चार्ज के कारण कोई भी चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण कोई भी जो फॉर्मूला आ रहा है वो है KQ अपॉन R²। अब आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, ध्यान से देखना कि जैसे जैसे मैं R को बढ़ाता जाऊँ तो R अगर बढ़ता जाएगा तो E की वैल्यू क्या होती जाएगी भाई, कम होती जाएगी, और R की वैल्यू अगर कम है तो E की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे मैं इस पॉइंट चार्ज से दूर जाता जाऊं, R को बढ़ाता जाऊं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और चार्ज के अगर पास में आते जा रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ती जाती है ना। तो सेम उसी तरीके से आप देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाएगा जी हमें तो ग्राफ बता दो,
क्या बता दो, ग्राफ। इसका ग्राफ किस तरीके से आना चाहिए। तो इधर हमने ले लिया E और इधर हमने ले लिया R। तो E वर्सेस R हमें निकालना है। क्या निकालना है? E वर्सेस R हमें निकालना है। तो E वर्सेस R कैसे निकालेंगे? ये आपके पास रिलेशन है। तो कैसे करेंगे भाई? तो अगर R की वैल्यू 0 है, R की वैल्यू अगर मैं 0 को टेंड करा दूं कि R अगर 0 के बराबर हो जाए, लगभग 0 के बराबर हो जाए, तो R अगर 0 हो जाएगा तो E की वैल्यू पता है कितनी हो जाएगी भाई? इन्फिनिटी हो जाएगी। E कितना हो जाएगा? इन्फिनिट हो जाएगा। तो R अगर 0 को टेंड करेगा तो E इन्फिनिट होगा, यानी ग्राफ यहाँ कहीं से स्टार्ट होना चाहिए। R 0 E इन्फिनिटी। जैसे जैसे R को बढ़ाओगे E की वैल्यू कम होती जाएगी, तो R को बढ़ाने पे E की वैल्यू कम होती जानी चाहिए। अच्छा, स्ट्रेट लाइन जैसा तो ग्राफ आएगा नहीं बिल्कुल भी। और फाइनल पॉइंट देखते हैं, अगर मैं R को मैं बढ़ाता बढ़ाता इन्फाइनाइट कर दूं सपोज, तो E की वैल्यू जो है कितनी हो जानी चाहिए? R अगर इन्फाइनाइट होगा, इन्फाइनाइट से अगर डिवाइड कर रहे हो तो E की वैल्यू किसको टेंड करने लग जाएगी भाई? 0 को टेंड कर जानी चाहिए। तो R की वैल्यू अगर इन्फिनिटी कर दे तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, यानी फाइनल पॉइंट यहाँ आएगा। तो जैसे जैसे आप R को बढ़ाओगे E की वैल्यू कम होती जाती है, और इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम इसे बोलते हैं। तो ये जो इक्वेशन आ रहा है E वर्सेस R के बीच में, जो इक्वेशन है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है। इस तरीके से ग्राफ E वर्सेस R हमारा कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखेंगे। जनरल जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो कितना है? E इज इक्वल टू F/Q। जनरल तो ये है। पॉइंट चार्ज के कारण जो फॉर्मूला हमने निकाला है वो कितना है? KQ/R² आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव के कारण बाहर की तरफ आ जाएगी डायरेक्शन, नेगेटिव के कारण अंदर की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ तो डायरेक्शन किधर आ रही है भाई? आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और यहाँ पर किधर आ रही है? इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो आप लिख भी सकते हो यहाँ पर, कैसे लिख सकते हो? ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और ये कैसे आ रही है? इनवर्ड डायरेक्शन में आया है। अंदर की ओर इसकी डायरेक्शन है और इसकी बाहर की तरफ डायरेक्शन आ रही है। क्लियर है? तो ये हमारा किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। आगे करते हैं नेक्स्ट एक बहुत छोटा सा फिर से एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट है न्यूटन पर कूलम, बिल्कुल सही है। वोल्ट पर मीटर, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो ओवरऑल आना चाहिए बोथ A एंड B, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? A और B दोनों हमारे सही हो जाने चाहिए। क्लियर है? आते कहाँ से हैं? E किसके बराबर होता है? F/Q। तो F/Q फॉर्मूले से तो आप क्या निकाल दोगे? न्यूटन पर कूलम। और वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो रिलेशन होता है, इसे हम अगले चैप्टर में रिलेशन पढ़ेंगे। dV इज इक्वल टू होता है -E.dr। तो इस रिलेशन से हम E की यूनिट निकाल देंगे, तो E की यूनिट कितनी आ जाएगी? वोल्ट पर मीटर, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा। तो इससे तो क्या मिल रहा है? यूनिट न्यूटन पर कूलम, और इससे हमें क्या मिल रहा है? वोल्ट पर मीटर। क्लियर है भाई? तो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है छोटा सा। एन इलेक्ट्रॉन दे रखा है। इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हैं ये होता है। इज सेंट इनटू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में इलेक्ट्रॉन को भेजा है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास चार्ज होता है, यानी चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भेजा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजा है जिसकी इंटेंसिटी दे रखी है, तो उसका एक्सेलरेशन बताइए कितना हो जाना चाहिए। तो देखो हम एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं? E बराबर होता है F/Q। ठीक है, एक्सेलरेशन अगर चाहिए तो कहीं ना कहीं फोर्स से रिलेट कर रहा होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि फोर्स किसके बराबर होता है? ऐसे देख लो, फोर्स किसके बराबर होता है भाई? ma के बराबर होता है। तो इस फोर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ma/Q। फोर्स की जगह क्या लिख सकता हूँ? ma/Q। अब आप यहाँ से बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन अगर चाहिए तो एक्सेलरेशन को आप सेपरेट कर लीजिए। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? E × Q/m। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? E × Q/m। अब वैल्यू आप पुट करते जाओ 1 बाई 1, और जैसे ही वैल्यू को सॉल्व करोगे पुट करके आंसर निकल के आ जाएगा। तो E की वैल्यू देखो कितनी आ रही है। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें दे रखी है 9.1 × 10⁶। Q यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है भाई। मास दे रखा है कितना है? 9.1 × 10⁻31। इसे आप सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार क्या आना चाहिए। तो देखो भाई क्या होगा, 9.1 से 9.1 सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है। इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो 1.6 × 10⁻, को आप चेक कर सकते हो,
देखो भाई ये कितना दे रखा है, माइनस के 31 है। माइनस के 31 को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस 31 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 37। 37 में से आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है भाई, 19 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 37 में से अगर 19 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आंसर आना चाहिए, बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर आप निकालोगे। अच्छा आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में, क्योंकि ये वाला किस में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, और ये वाला किस में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। तो आप वैसे तो ऑप्शन से यहाँ से चेक करके देख सकते हो पूरा का पूरा, है ना। तो देख लीजिए 18 आ जाएगा ये बच के, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और ऑप्शन आप चेक कर लो, 1.6 × 10⁻, ये पहले वाला ही सही है मेरे हिसाब से, तो है ना। तो पहला वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है। तो इजीली हम इस तरीके से कर देंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब है बहुत सारे जब चार्जेस होते हैं उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें किस तरीके से निकालनी होती है, तो उस चीज़ को भी हम समझते हैं वन बाई वन। देखिए भाई, सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब है दो से ज़्यादा दो चार्जेस आ जाएं, दो से ज़्यादा चार्जेस आ जाएं, तब हम कैसे निकालेंगे। जैसे दो चार्जेस के कारण या दो से ज़्यादा चार्जेस के कारण हमने फोर्स को निकाला था, सेम वही यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। वहाँ हमने क्या बोला था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के नाम से जाना था, सेम उसी तरीके से यहाँ है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो देखो करते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q1 चार्ज, और इस Q1 चार्ज से R1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट रख दिया मैंने, यहाँ पर P पॉइंट है। एक दूसरा चार्ज ले लेता हूँ, यहाँ पर दूसरा चार्ज है, दिस वन इज Q2 या माइनस Q2 मान लेते हैं, और ये R2 डिस्टेंस पे है। एक तीसरा चार्ज मैंने ले लिया, और यहाँ पर ये ले लिया मैंने Q3, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ठीक है। और ये कितनी डिस्टेंस पे, R3 पे है। तो तीन चार्जेस ले लिए, 3 हो, 4 हो, 5 हो, चार्जेस कितने भी हो सकते हैं। तो इन सभी के कारण इस पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कितनी होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर यहाँ पर पूछी जाए तो आप यहाँ पर कितना चार्ज मान लोगे, सबसे पहले भाई +1 कूलम चार्ज मान लोगे। कितना चार्ज मान लोगे, +1 कूलम चार्ज। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले जाए वहां पर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही मानोगे हमेशा, तो +1 कूलम चार्ज मान लिया। अब इनकी डायरेक्शन देख लेते हैं भाई, ये पॉजिटिव, तो इसके कारण जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो बाहर की तरफ ही होनी चाहिए थी, तो बाहर की तरफ ही होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से डायरेक्शन आनी चाहिए, तो E1 की डायरेक्शन इधर कहीं हो जाएगी। अगर दूसरे कारण निकालूं तो E2 की डायरेक्शन इधर आ जाएगी, और तीसरे के कारण अगर हम निकालें तो E3 की रिपल्सिव नेचर इस तरीके से आएगी। तो E1, E2, E3 इस तरीके से आएंगे। और अगर आप नेट निकालना चाहो तो नेट में क्या बोलूँगा भाई, E नेट बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, और भी चार्जेस हों तो आप उन्हें जोड़ते जाओगे। यानी नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो अलग अलग चार्ज के कारण इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का वेक्टर सम के बराबर होती है। नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है उसके वेक्टर सम के हमेशा बराबर आते हैं। ई नेट बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। इस तरीके से आप हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट करोगे। इसी को हम कौन सा प्रिंसिपल के नाम से और जान सकते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये वही है जो हमने फोर्स में पढ़ा था, कोई अलग से यहाँ पर बिल्कुल भी कैसा भी अलग से नहीं है, सेम बिल्कुल वही का वही है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा ये हो जाएगा, इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के नाम से जानेंगे। आगे देखो करते हैं नेक्स्ट। अगर हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, देखो 2 चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पर एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है और एक -90 माइक्रोकूलम का चार्ज दे रखा है। तो 2 चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम एंड -90 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर। तो कितने डिस्टेंस पे सेपरेशन है, हाँ 24 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्ट्रेंथ फ्रॉम स्मॉलर चार्ज इज 0 एट डिस्टेंस ऑफ। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया है और किस तरीके से हमें उसे सॉल्व करना है। तो 2 चार्जेस दे रखे हैं, तो सबसे पहले हमारा काम होगा उन दोनों चार्जेस को बनाना। तो 2 चार्जेस हैं, एक कितना दे रखा है +10 माइक्रोकूलम, और दूसरा वाला जो चार्ज दे रखा है वो कितना दे रखा है -90 माइक्रोकूलम, आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये दोनों चार्ज रखे हुए हैं, तो 24 सेंटीमीटर पे रख दिए हैं हमने यहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्ट्रेंथ फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज इज 0 एट ए डिस्टेंस ऑफ।
तो जो स्मॉलर चार्ज है, स्मॉलर चार्ज कौन सा है 10 माइक्रोकूलम, तो इसके कारण कितनी डिस्टेंस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, तो मैंने मान लिया यहाँ से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, ये मैंने माना है। कितनी डिस्टेंस पे, x पे। अब ये x की वैल्यू हमें निकालनी है कि x की वैल्यू क्या रही होगी। तो इस पॉइंट पे मैं कितना चार्ज मान लूंगा भाई, +1 कूलम चार्ज मान लूंगा। अब आप +10 माइक्रोकूलम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, -90 माइक्रोकूलम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। सॉल्व करके हम इजीली आंसर निकाल पाएंगे। देखते हैं यहां पर ये पॉइंट पॉसिबल होगा या नहीं होगा, इस चीज को चेक करके देख रहे हैं। देखो यहां पर मैंने पॉइंट माना है फिलहाल के टाइम पे, ये +1 कूलम है। तो ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव, इसके कारण जो ई की डायरेक्शन होगी वो किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, यानी E1 की डायरेक्शन मैंने इधर लगा दी। ये नेगेटिव है और ये कैसा है, पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, तो इसकी जो डायरेक्शन मिलेगी वो किधर मिल जाएगी भाई, इस तरफ ही मिलेगी। दोनों की डायरेक्शन कैसे आएगी, सेम। अगर सेम डायरेक्शन आ रही है तो ई नेट अगर आप निकालोगे तो ई नेट कितना हो जाएगा भाई, E1 + E2 हो जाएगा। क्या इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो ये भी रिपेल कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरा कैसा है, नेगेटिव है। तो सेम डायरेक्शन में तो 0 पॉसिबल है ही नहीं। तो किधर होगा भाई, इस तरफ करके देख लेते हैं कि जो +10 माइक्रोकूलम है उसके इस तरफ तो कोई पॉइंट पॉसिबल नहीं है। तो इधर अगर हम देखेंगे तो अगला जो है ये तो देखो नॉट पॉसिबल, यहाँ तो हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। यहाँ पर 0 होना पॉसिबल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, कभी भी जो है ये 0 के बराबर नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल। दूसरा केस अगर हम यहीं पर देखें कि मैं इसे दोबारा से देखो बना दे रहा हूँ इधर, कि इधर मैंने ले लिया +10 माइक्रोकूलम और यहाँ पर कितना है भाई, -90 माइक्रोकूलम है। बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर का सेपरेशन है। और यहाँ से अगर मैं इधर कहीं पे कोई पॉइंट मान लूँ, और कितना पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे मान रहा हूँ, x डिस्टेंस पे मान लिया कि x डिस्टेंस पे एक पॉइंट मान लेते हैं इधर, और मान लेते हैं इधर 0 है। देख लेते हैं एक बार 0 होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा, +1 कूलम आएगा। ये पॉजिटिव रिपल्शन होगा, तो E1 की डायरेक्शन तो इधर आ जाएगी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और E2 की डायरेक्शन इधर आ जाएगी। ये देखो पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। कैसे होगा वो निकाल लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ई नेट निकालूँ, ई नेट अगर 0 करूँ तो E1 को किसके बराबर हो जाना चाहिए भाई, E2 के बराबर। E1 कितना होगा, +10 माइक्रोकूलम के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Q/R², R कितना हो जाएगा, x² इज इक्वल टू -90 के कारण कितना हो जाएगा, Q कितना है 90 अपॉन, अब देखो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 24 यहाँ तक है, x यहाँ हो जाएगी, तो 24 + x का स्क्वायर कर देंगे तो दोनों को बराबर कर दिया। सॉल्व करते हैं, k से k कैंसिल हो गया, 0 से ये कैंसिल हो गया। अब मुझे x निकालना है, तो x के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इधर उधर मल्टीप्लाई करो, प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद x की वैल्यू आपके पास में दो वैल्यू निकल के आ जाएंगे, वहाँ से आप निकाल सकते हो आंसर। या आप सीधा सीधा निकालना चाहो अभी डायरेक्टली, तो आप ऐसा कर दो, दोनों तरफ क्या ले लो, अंडर रूट ले लीजिए। तो दोनों तरफ अगर अंडर रूट लोगे तो क्या मिलेगा, 1/x इज इक्वल टू 9 का कितना हो जाएगा, 3/24 + x मिलेगा। तो इधर कितना हो जाएगा, 24 + x इज इक्वल टू 3x, x इधर चला जाएगा तो 2x बराबर आ रहा है 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। यानी आंसर हमारा कितना आ रहा है, 12 सेंटीमीटर। कौन सा आ गया, 12। यानी कि +10 माइक्रोकूलम के इस तरफ 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। तो केस 1 जो था हमारा ये पॉसिबल नहीं है, केस 2 जो है ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक करोगे कहाँ पॉसिबल है कहाँ पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरीके से करोगे, डिस्टेंस मान लो और दोनों के कारण निकालो और आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, आगे करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 दे रखा है, ये रहा, Q2 दे रखा है, ये रहा, आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर इन एयर, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द पॉइंट। ठीक है, तो दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में आप निकाल सकते हैं इजीली। देखो कैसे करेंगे, तो 2 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं, पहला कितना दे रखा है 8 ×
थोड़ा सा साइज कम करते हैं। तो पहला जो चार्ज है वो है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9। और जो दूसरा चार्ज हमें दे रखा है, दूसरा कितना दे रखा है, -6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9 कूलम दे रखा है। सेपरेशन कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपसे पूछी गई है, तो मिड पॉइंट पे हम देखो किस तरीके से निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो मिड पॉइंट पे यहाँ कहीं पे, इधर से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, इधर से भी 5 हो जाएगी। तो इस पर कितना चार्ज मानोगे, +1 कूलम। अब +1 कूलम तो हो गया, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के कारण कितना होगा भाई, ई की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ये नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण भी इधर ही मिलेगी। तो E1 की डायरेक्शन और E2 की डायरेक्शन दोनों सेम हो जाएंगे। तो E नेट अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा भाई, E1 प्लस E2। E1 और E2 अब आप इजीली अलग अलग निकाल के जोड़ सकते हो, तो इसके कारण निकाल लेते हैं। जो +8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम है, तो Q1 यानी 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप किस में चेंज करोगे, मीटर में। तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2, ये ध्यान रखें 5 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे और उसका स्क्वायर हो गया। प्लस दूसरे के कारण निकालेंगे Q1 कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9। डिस्टेंस यहाँ पे भी कितनी है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2, और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों को आप बस ऐड कर दोगे और ऐड करते ही आपके पास में इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ऐड करके देख लेते हैं एक बार। तो E नेट इज इक्वल टू, देखो यहाँ से नीचे वाला तो कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके आप बाहर ले जा सकते हो। K भी कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन जा रहा है उसे ले जाइए। तो क्या मिलेगा कॉमन, K अपॉन 5 इंटू, अच्छा इसका स्क्वायर भी कर ही लेते हैं, K अपॉन कॉमन, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4, ये कॉमन चला गया, देखो इधर से कॉमन ये गया, इंटू 9 की 10 टू द पावर माइनस का 9 भी कॉमन जा रहा है। तो इधर क्या मिलेगा आपको 8, और इधर क्या मिलेगा 6, तो 8 प्लस 6 ये आ गया। इसे अगर हम सॉल्व करें तो K की वैल्यू पुट कर दोगे, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9 है, अपॉन कितना आ रहा है 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आ रहा है, और 8 और 6 अगर ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ये कैंसिल हो जाएगा और इसे हम सॉल्व कर ही लेंगे। तो E नेट इज इक्वल टू यहाँ देखो कितना आ जाएगा, ये 9 इंटू 14 अपॉन 25 आ रहा है, और ये किधर चला गया, ऊपर चला गया, 10 टू द पावर 4 आ गया। तो यहाँ इसे सॉल्व करो और आप इजीली आंसर चेक कर सकते हो कि कौन सा आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों के कारण अलग अलग निकालो, इसके कारण निकालो, इसके कारण निकालो, और इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिए, देखो कितना आ रहा है। वैसे अप्रॉक्सीमेट आंसर हम निकाल सकते हैं, वैसे तो इसका अप्रॉक्सीमेट निकालने की कोशिश करते हैं ना। देखो ये आ रहा है लगभग, है ना। तो 126 को अगर हम 25 से करें तो 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, है ना। 5 पॉइंट ये वाला आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 5.04 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो किया क्या है, बस इतना सा है, दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी होगी। सेम डायरेक्शन है तो जोड़ दो, अपोजिट डायरेक्शन है तो घटा देंगे, इजीली सॉल्व करके आ जाएगा आंसर। आगे करते हैं। नेक्स्ट है 4 आइडेंटिकल चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड दिस, द रिजल्टेंट फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर इज। बहुत सिंपल तरीके से कर पाओगे आप इसे। तो एक स्क्वायर दे दिया है आपको, ये रहा। तो चार्ज कितने हैं, 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे भी कितना है 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम, और 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। रिजल्टेंट फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर, इसके जो सेंटर है, इस सेंटर पे आपको नेट फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, इस पे निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो। देखो आप इसके कारण अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर कितना चार्ज मान ले, वो +1 कूलम मान लोगे। तो इसके कारण अगर हम निकालें तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो किधर लगेगा भाई, ई की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। इसके कारण अगर आप निकालोगे तो इसके कारण ई की डायरेक्शन इधर हो जाएगी।
इसके कारण अगर आप निकालोगे तो ये रिपेल करेगा, अपने से दूर करेगा, तो इसके कारण ई की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और ये भी पॉजिटिव, ये इसे रिपेल करेगा, तो ई की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। और इन सभी के कारण सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है वहाँ पर ई की वैल्यू सेम ही होगी, चारों की वैल्यू सेम होगी। ई की वैल्यू कितनी होगी पता है? के क्यू कितना है 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस मैं आर मान लेता हूँ फिलहाल r²। हालांकि r को आप इजीली निकाल लोगे, ये 10 है, ये 10 है, तो ये कितनी आ जाएगी पता है ना आपको, है ना? पाइथागोरस लगा दो सीधा सीधा, तो ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, उसका हाफ कर दोगे तो r निकल के आ जाएगा। आपको ज़रूरत ही नहीं है वैसे इस क्वेश्चन में r को निकालने की, सीधा ही कर दोगे। तो ये हमारा जैसे आ रहा है, तो देखो होगा क्या, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो ई नेट की जो वैल्यू निकल के आने वाली होगी वो कौन सी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ऐसा क्वेश्चन हमने फोर्स में भी किया था। अगर चार्जेस सेम हैं और साइड भी सेम है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमेशा 0 होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 होती है और फोर्स भी 0 होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पहले भी, ठीक है? तो 0 आंसर है। अगला देखो, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए सर्किल, रेडियस देखो दे रखी है इसकी, ये रही, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ई अगर हम निकालें तो कितना फॉर्मूला होगा? KQ/r²। इससे आप कर दोगे तो E इज इक्वल टू, के की वैल्यू कितनी होती है भाई? 9 × 10⁻9। चार्ज कितना दे रखा है? चार्ज है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और अपॉन r² करोगे, r यानी 5 × 10⁻11 का स्क्वायर आ जाएगा। इसे सॉल्व करो, सॉल्व करके देखो कौन सा ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। तो इसका आंसर आप मुझे जो है कमेंट में ज़रूर बता देना सॉल्व करके, बाकी सॉल्व तो कर ही लोगे, बहुत सिंपल तरीके से आ ही जाएगा आंसर, ठीक है? तो आज की इस क्लास में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके यूजेस आगे इस चैप्टर में आते रहेंगे। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगला लेक्चर लेके, ठीक है? और थैंक यू सो मच, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर आप इसे शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है? धन्यवाद।